हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 7 जो होगा भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। तो भारतीय कांस्य प्रतिमाएं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं हड़प्पा काल में कि कांस्य की प्रतिमाओं की जो बनाने की प्रक्रिया होती थी जिसे लुप्त मोम प्रक्रिया कहते थे, वो कैसे बनाई जाती थी उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। वो हम पहले पढ़ चुके हैं और बता चुके हैं। ठीक है। यदि हम बात करें प्राचीन कांस्य मूर्तियों के बारे में, तो हिंदू, बौद्ध और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं भारत में अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं का जो काल रहा है वो दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है नाचती हुई कांस्य में नाचती हुई नर्तकी की प्रतिमा, वो सबसे प्राचीन है जिसका काल 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसी ही अनेक प्रतिमाएं दायमाबाद महाराष्ट्र से मिली हैं जिनका काल 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है, तथा यहाँ एक रथ, कांस्य की एक रथ प्रतिमा भी मिली है जिसको एक मानव चला रहा है और उसमें 2 बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं। आगे बात करें तो बिहार के चौसा स्थल से जैन तीर्थंकरों की अनेक रोचक प्रतिमाएं भी पाई गई हैं जो ईसा की दूसरी शताब्दी अर्थात कुषाण काल की बताई जाती हैं। गुजरात और राजस्थान, चूंकि राजस्थान और गुजरात जैन धर्म का गढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान में माउंट आबू में एक जैन तीर्थ स्थल पाया गया था जो बहुत ही भव्य था। तो वहाँ पर भी ये कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं और वडोदरा के अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं जिनका काल जो माना जाता है वो 5वीं से 7वीं शताब्दी तक माना जाता है। यदि हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में गुजरात तथा पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की जो ढलाई थी वो की जाती थी। ठीक है, तो ये कुछ गुजरात और पश्चिमी भारत से ये कुछ साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे 6वीं और 9वीं शताब्दी में कांस्य की ढलाई की जाती थी। आगे बात करें जैन मूर्तियों के बारे में, तो जैन मूर्तियों का एक अलग रूप भी देखने को मिला जिसमें तीर्थंकरों को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया। और ये तीर्थंकर जो सिंहासन पर बैठे हुए दिखाए जाते थे इनको समूह में भी दिखाया गया जिसमें 24 तीर्थंकर एक साथ भी दिखाए गए हैं और कुछ अलग भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख जो तीर्थंकर हैं उनको उनमें शासन देवियाँ या यक्षिणी की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। और शैली की दृष्टि से कहें तो वे गुप्त तथा वाकटक दोनों कालों की कांस्य मूर्ति की विशेषताओं से प्रभावित ऐसा लगता है उनको देखने में मूर्तियों को कि वो गुप्त और वाकटक दोनों कालों से प्रभावित होकर बनाई गई थी, जिसमें चक्रेश्वरी, आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी जैसी मूर्तियां मिली हैं। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं जो खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं कांस्य मूर्ति में, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। यदि हम बात करें अभय मुद्रा के बारे में, तो अभय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें भय से मुक्ति और सुरक्षा की भावना दिखाई पड़ती है। अर्थात जैसे होता है ना, एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए मूर्तियों में दिखाया जाता है, हिंदू मूर्तियों में भी देवी देवताओं को दिखाया जाता है, तो उसे अभय मुद्रा कहा जाता है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में मिली है। आगे बात करें धानेश्वर खेड़ा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा मिली जिनमें परिधान पहने हुए अर्थात वस्त्र पहने हुए और वस्त्रों में भी जो तह बनी होती है अर्थात प्लेट्स बनी होती हैं, उस तरह की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं जो मथुरा शैली जैसी ही बनाई गई थी, अर्थात वो मथुरा शैली से मिलती जुलती हैं। सारनाथ की शैली में वस्त्र की कोई तह देखने को नहीं मिलती हैं। इसका एक उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो सारनाथ में ऐसी कोई शैली नहीं देखने को मिली है। जो सारनाथ से मूर्तियां मिली हैं उनमें वस्त्र में तह बनी हुई नहीं दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आप याद रखिएगा। आगे बात करें फोफनार जगह का नाम एक स्थल है जो महाराष्ट्र में है। वहाँ से बुद्ध की वाकटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं, गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाएं,
उन दोनों का जो दोनों समकालीन थी वो देखने को मिली है, अर्थात इन दोनों की मिश्रण देखने को मिला है वहाँ की कांस्य मूर्ति में। आगे हम बात करें कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र से जो मूर्तियाँ मिली हैं कांस्य की, तो हिमाचल और कश्मीर क्षेत्रों में भी बौद्ध देवताओं तथा हिंदू देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं देखने को मिली हैं। वहाँ से पता चलता है कि वहाँ पे भी कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी। इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ जो मिली हैं उनका कालक्रम यदि हम देखें तो 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दियों की पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं में अन्य भागों से कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, अर्थात भारत के सभी स्थल में जो मूर्ति मिली है उनसे कुछ अलग रूप देखने को मिला है, जिसमें विष्णु की विभिन्न रूपों में बनाई गई प्रतिमाएं हैं जो 4 सिरों वाली अर्थात चतुरानन विष्णु की होती थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि चतुरानन विष्णु की जो कांस्य प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है, तो हिमाचल और कश्मीर के क्षेत्रों से ऐसी मूर्ति हमें देखने को मिली है। आगे बात करें इस चतुरानन विष्णु की विशेषता के बारे में मूर्ति में, तो ये चतुरानन विष्णु की बैकुंठवासी विष्णु जिसे कहा गया है। इस मूर्ति में विष्णु का केंद्रीय मुख वासुदेव रूप में, बाकी जो 2 मुख हैं वो नरसिंह और वराह के देखे गए हैं। आगे बात करें तो नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान कांस्य की ढलाई की एक नई शैली अस्तित्व में पाई गई। नालंदा के पास स्थित कुर्कीहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए और इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा विशेष है। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रतिमाएं मिली हैं जो चतुर्भुज अवलोकितेश्वर कांस्य प्रतिमा है जो बहुत ही विशेष है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये कहाँ मिली है? नालंदा के पास कुर्कीहार में मिली है। वहाँ के जो मूर्तिकार थे वो कांस्य मूर्ति जो शैली कला थी उसको श्रेष्ठ करने में, उसको पुनर्जीवित करने में उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की। मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में कांस्य जो प्रतिमाएं थी उनका विकास उच्च स्तर पर पहुंच गया। पल्लव काल में 8वीं तथा 9वीं शताब्दी के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगी, लेकिन जो 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश में कुछ अत्यंत सुंदर और उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इस तरह की मूर्तियां बनाई गई। आगे बात करें तो कांस्य प्रतिमाएं बनाने की जो उत्तम तकनीक और कला है वो आज भी दक्षिण भारत में विशेष रूप से कुंभकोणम में प्रचलित है। ठीक है, 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक मिले। हम उन संरक्षकों के बारे में भी बात करें तो चोल वंश की विधवा महारानी सोवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो कांस्य प्रतिमाएं जो कुंभकोणम में प्रचलित हैं, प्राचीन काल में जो उनकी संरक्षिका थी वो महारानी सेवियान महादेवी को बताया गया है। आगे देखिए नटराज की मूर्ति। तो नटराज की मूर्ति से यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम इनकी विशेषता और इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। नटराज की मूर्ति में जो शिव हैं, भगवान शिव हैं, वो नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं और ये प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसको चोल काल की मूर्ति कहा गया है। तो नटराज की मूर्ति किस काल की है? चोल काल की है। इस प्रतिमा में शिव को दाहिनी टांग पर, ठीक है, दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अर्थात राक्षस को, यहाँ पे ये राक्षस दिखाया गया है, उसका दमन करते हुए भगवान शिव की ये मूर्ति दिखाई गई है, बनाई गई है। साथ ही जो भगवान शिव हैं उनको भुज गंत्रासित की स्थिति में बाई टांग उठाए हुए, बाई अर्थात लेफ्ट और दाई राइट, ठीक है, बाई टांग उठाए हुए जो तिरोभाव यानी भक्त के मन में माया भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है, इस भाव को दिखाया गया है। और जो इनकी चारों भुजाएं हैं वो बाहर की ओर इस तरीके से फैली हुई दिखाई गई हैं। और इन भुजाओं की भी एक विशेषता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो मुख्य दाहिना हाथ अभय मुद्रा में
उठा हुआ दिखाया गया है। उनका जो ऊपरी दायां हाथ है उसको उसमें डमरू दिखाया गया है जो उनका प्रिय वाद्य था। और ऊपरी पाया दोलहस्त मुद्रा में दाहिने की अभ्यस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ये जो दोनों हाथ हैं ये इस तरीके से, एक मिनट में इसको क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, ये दो हाथ जो हैं इनको अभय हस्त मुद्रा में जुड़ा हुआ दिखाया गया है। और बाकी हम इसकी और विशेषता की बात करें तो उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई अर्थात ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई गई हैं। जो ये घेरा है इसको ज्वाला घेरा कहा गया है, जो इस ज्वाला घेरे को छू रही हैं और नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं नटराज मूर्ति की। आप ये हस्त मुद्रा और ये ध्यान रखिएगा कि किस हाथ को किधर दर्शाया गया है और कौन से पैर को का अर्थ क्या बताया गया है नटराज की मूर्ति में। आगे बात करें तो 8वीं शताब्दी की पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव को अर्धपर्यक आसन में, अर्धपर्यक अर्थात इस तरीके से बैठे हुए जिसमें वो एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे लटकाए हुए बैठे हैं, तो इसमें दर्शाया गया है। और जो उनका दाहिना हाथ है, ये वाला जो राइट हैंड है उसको आचमन मुद्रा में दर्शाया गया। आचमन मुद्रा कहते हैं आप किसी भी चीज़ को पूजा पाठ के समय जल ग्रहण करने की जो मुद्रा होती है उसमें दर्शाया गया है। ठीक है, जो ये दर्शाता है कि शिव जो हैं वो विषपान करने वाले हैं। तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं को कई रूप में विकसित किया गया है। इस संदर्भ में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पानी ग्रहण मूर्ति एक मिली है जिसमें विवाह संस्कार के दो अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं का रूप प्रस्तुत किया गया है। और इसमें अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती जो वधू हैं, जो माता पार्वती हैं, उनके दाहिने हाथ को स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। एक मूर्ति और मिली है जिसमें अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती को सम्मिलित रूप में अत्यंत कुशलता के साथ दिखाया गया है। और आगे बात करें तो 16वीं शताब्दी के दौरान आंध्र प्रदेश के विजयनगर काल, जिसको विजयनगर काल कहा जाता है, उसमें मूर्तिकारों ने अपने राज्य संरक्षक की स्मृति को भी बनाया है और उनकी प्रतिमाओं, जो उनकी स्मृति का शाश्वत रूप है, उसकी प्रतिमा को बनाने का प्रयास भी किया गया है। आगे बात करें तो तिरुपति में आदम कद प्रतिमा बनाई गई है जिसमें कृष्ण देव राय को अपनी दो महारानियां तिरुमलम्बा और चित्रा देवी के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो ये कुछ प्राचीन कांस्य प्रतिमाएं हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डेली क्विज़ भी देखने को मिलेगा जो करंट से रिलेटेड होता है और यूपीएससी बेस होता है। और ये जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसकी क्विज़ भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। थैंक यू।